नेपाल को अगर टाइमली इंफॉर्मेशन देते कि ग्लेशियर टूटने से ही वो तीव्रता बढ़ी है 4.4 वाली। जो मानसून सीजन है इसमें ही ये फ्लैश फ्लड आती हैं। चीन ये इतने बड़े बड़े डैम, इतने मेगा डैम बना रहा है, पहाड़ी क्षेत्र के संतुलन को तो खराब कर ही रहा है। नेपाल के लिए अगले कुछ घंटे बेहद खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि जिस झील को लेकर कहा गया था कि अगले 72 घंटे में इसका प्राकृतिक बांध टूट सकता है, अब उसी झील से पानी बाहर निकलने लगा है। यानी खतरा अब सिर्फ पहाड़ों में छिपा हुआ नहीं है, खतरे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। सोचिए, नेपाल अभी पिछली विनाशकारी बाढ़ के जख्मों से उबर भी नहीं पाया। सैकड़ों जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं, हजारों लोग अब भी लापता हैं, और इसी बीच पहाड़ों के बीच जमा लाखों क्यूबिक मीटर पानी अब नीचे की तरफ रास्ता तलाश रहा है। क्या ये एक और जल प्रलय की शुरुआत है? क्या भोटे कोशी नदी फिर से बेकाबू होने वाली है? क्या जिस प्राकृतिक बैरियर ने इस पानी को रोक रखा है वो अब टूटने की कगार पर पहुंच चुका है? और अगर ये बैरियर अचानक टूटा तो पानी का सैलाब सबसे पहले किसे अपनी चपेट में लेगा? लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है, जिस झील को लेकर 72 घंटे का हाई रिस्क बताया गया था, अब वहां पानी ओवरफ्लो करने लगा है। यानी सवाल अब यह नहीं है कि झील टूटेगी या नहीं टूटेगी, सवाल यह है कि पानी किस रफ्तार से बाहर निकलेगा, प्राकृतिक बांध कितना दबाव झेल पाएगा, और अगले कुछ घंटे नेपाल के लिए कितने भारी साबित होंगे। और भारत का क्या इस पहाड़ी तबाही की गूंज भारत तक सुनाई दे सकती है? क्या नेपाल के बाद निचले इलाकों पर भी खतरा बढ़ सकता है? क्या बिहार और उत्तर प्रदेश तक इसका कोई असर दिखाई दे सकता है? नेपाल में पहले ही बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। शुरुआती आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 475 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हो चुकी है। 1468 लोगों के लापता होने की जानकारियां सामने आई हैं, जिनमें 290 भारतीय नागरिक भी हैं। लेकिन अब इस तबाही के बीच एक नई झील ने खतरे की घंटी बजा दी है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने नेपाल तिब्बत सीमा के पास बनी इस बैरियर झील को लेकर अगले 72 घंटे में हाई रिस्क की चेतावनी दी है। यह झील छोचेन खोला और प्योरपू त्यांगस्पो नदी के संगम के पास बनी है, और उसका संबंध भोटे कोशी नदी तंत्र से है। और अब सबसे डराने वाली खबर सामने आई है, जिस झील को लेकर खतरा बताया जा रहा था उसमें पानी बढ़ने के बाद वो ओवरफ्लो करने लगी है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वाटर टाइम बम बन चुकी है ये बैरियर झील। पानी बाहर निकल रहा है और उसके बाद इलाके में चल रहे बचाव अभियान को रोकना पड़ा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक झील का तटबंध टूट गया है और पानी बाहर की ओर बह रहा है। किसी भी वक्त एक झटके में यह क्षतिग्रस्त तटबंध बिखर सकता है और फिर होगी वो बड़ी तबाही जो नेपाल में आए भीषण सैलाब से भी कई गुना बड़ी हो सकती है। यह बहुत बड़ा खतरा है। रास्ते में पड़ने वाली कई रिहायशी बस्तियों और कस्बों को यह मरघट में बदल सकती है। अब जरा समझिए कि यह झील इतनी खतरनाक क्यों है। जब पहाड़ का मलबा, चट्टान और बर्फ किसी नदी के प्राकृतिक रास्ते को रोक देते हैं तो उसके पीछे पानी जमा होने लगता है। इसे बैरियर लेक या फिर प्राकृतिक बांध से बनी झील कहा जाता है। समस्या यह है कि यह बांध कोई मजबूत कंक्रीट का बना हुआ बांध होता तो फिर कुछ गनीमत होती। यह बना है मिट्टी, चट्टान, बर्फ और मलबे के तरीके से, जो एक अस्थायी अवरोधक होता है उस तरीके से बना है। और अगर पानी का दबाव बढ़ गया तो पूरा प्राकृतिक बांध अचानक टूट सकता है, जिसके बाद जो पानी निकलेगा वो सामान्य बाढ़ की तरह धीरे धीरे नहीं आएगा, बल्कि एक तेज रफ्तार बाढ़ की शक्ल में नीचे आएगा। यही वजह है कि नेपाल के अधिकारियों ने भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के आसपास रहने वाले लोगों को नदी किनारे से दूर रहने की चेतावनी दी है। यात्रियों, सुरक्षा बलों और रेस्क्यू टीम्स को भी अलर्ट मोड में डाल दिया गया है। अब सवाल है कि इस झील में आखिर कितना पानी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार सुबह तक इसमें करीब 20 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा हो चुका है और अगले 3 दिनों में करीब 30 लाख क्यूबिक मीटर और पानी आने का अनुमान लगाया गया है। यानी प्राकृतिक बांध पर पानी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसीलिए कुछ विशेषज्ञ इसे वाटर टाइम बम तक कह रहे हैं।
ये वो बड़ा खतरा है जिसने वैज्ञानिकों और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। और अब जब झील से पानी बाहर निकलने की खबर आ रही है तो मॉनिटरिंग और रेस्क्यू ऑपरेशंस दोनों के लिए खतरा बढ़ चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत कितना दूर है? यह खतरा सीधे भारत की सीमा पर तो नहीं है, लेकिन भोटे कोशी नदी और उससे जुड़ी नदी प्रणाली नेपाल के भीतर आगे बढ़ती है और बड़े नदी तंत्र से आगे जुड़ती है। इसलिए भारत के लिए तत्काल सवाल यह नहीं है कि झील टूटते ही पानी भारत पहुंच जाएगा कि नहीं, बल्कि यह सवाल है कि अगर धारा की दिशा में बाढ़ का तेज बहाव आगे आता है तो नेपाल के निचले इलाकों और आगे भारतीय नदी तंत्र पर उसका क्या असर पड़ेगा। और इसी जगह पर मौसम और नदी विशेषज्ञ की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पर मौसम विशेषज्ञ सीताराम गोला से हमने बातचीत की और आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने किस तरह के खतरे को लेकर के सचेत किया है। सुनिए उनका ये बयान। सीताराम जी, आप जो है जाने माने जो है मौसम विशेषज्ञ हैं, आपसे एक सवाल ये रहेगा मेरा कि जो हिमालयन रेंज है ये दुनिया की ऐसी एकमात्र रेंज है जिसमें सबसे ज्यादा हलचल रहती है। ये हिमालयन रेंज सबसे ज्यादा अस्थिर भी है और जिस तरह की गतिविधियां वहां से चीन की तरफ से लगातार चलती चली आ रही हैं, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शंस वो करवा रहा है, जिस तरीके से डैम्स का निर्माण वो करवा रहा है, वो कहीं ना कहीं न सिर्फ नेपाल के लिए खतरा पैदा कर रही है बल्कि भारत के लिए भी खतरे वाली घंटी इसको हम मान सकते हैं। तो अब जो है थोड़ा सा एक दर्शकों की उत्सुकता ये जानने को लेकर के भी है सर कि आप थोड़ा सा ये बताएं कि किस तरह के रॉन्ग स्टेप्स जो है चीन की तरफ से उठाए जा रहे हैं और क्या उस रीजन में उस तरह का कंस्ट्रक्शन वाकई होना चाहिए, क्या वो साइंटिफिक है? क्योंकि जो अगर मैं थोड़ा सा इसको पॉलिटिकल एंगल देने की यहाँ पर कोशिश करता हूं और थोड़ा पॉलिटिकली सिनेरियो यहाँ पर मैं रेज करता हूं, दरअसल जो है दक्षिण का हिस्सा जो है चीन का वो पठारी इलाका है, वहां पर चीन की बहुत ज्यादा बसावट नहीं है, लेकिन क्योंकि भारत की बसावट है, नेपाल की बसावट है उसके बॉर्डर रीजन्स के आसपास, तो उसके सामने चैलेंजेस ये हैं कि वो भी अपनी कुछ हलचल वहां पर रखे, अपना वजूद वहां पर मजबूती से कायम रखे। कई बार ये चीजें अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं का विषय रही हैं कि चीन जो है अपने विस्तारवादी नीतियों को लेकर के वहां पर जो है अपनी गतिविधियां करता रहा है, लेकिन ये खतरा जो है कहीं ना कहीं नेपाल के लिए भी बढ़ा रहा है, भारत के लिए भी बढ़ा रहा है। अब आप मुझे बताएं कि सर उस रीजन में क्या इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स क्या वो इलाके सहन कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो फिर क्या कुछ अदर विकल्प हो सकते हैं इसके अलावा? देखो, ये जितना अपने क्षेत्र के अंदर चीन ये इतने बड़े बड़े डैम, इतने मेगा डैम बना रहा है, तो वो उसके संतुलन को, पहाड़ी क्षेत्र के संतुलन को तो खराब कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ क्योंकि वो उसके क्षेत्र में कर रहा है तो हमारे पास जो चारा रह जाता है कि हम जो है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास ही जाएं इस चीज के लिए कि भाई वो जहां पे इतनी कैपेसिटी नहीं है वहां पे आप ऐसी चीज पैदा कर रहे हो जो भविष्य के लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को ही यही करना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास जाकर के इस चीज को उठाया भी जा रहा है, लेकिन चीन अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, और ये जो इलाका है बेहद संवेदनशील है, बेहद सेंसिटिव है, और यहां पर अगर आप किसी तरह का कंस्ट्रक्शन करते हैं और फिर किसी तरीके से प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, प्रकृति का संतुलन अगर आप बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह के डिजास्टर जो है भविष्य में भी सामने आ सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है सर, एक चलते चलते एक सवाल छोटा सा आपसे और लिए चलूंगा यहां पर। भौगोलिक रूप से चीन जो है ज्यादा ऊंचाई वाला क्षेत्र है वनस्पत नेपाल और हिंदुस्तान के, वहां से अगर कोई गतिविधि होती है तो इसका सीधा इंपैक्ट नेपाल और इंडिया के ऊपर पड़ सकता है। तो यहां से अगर मैं डिफेंस की बात करूं या फिर अपनी रक्षात्मक रणनीति की बात करूं तो भारत और नेपाल के सामने इस प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए किस तरह की रणनीति हो सकती है, किस तरह की प्लानिंग हो सकती है, किस लेवल पे हम काम कर सकते हैं? हम अपने क्षेत्र में इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम अपना मजबूत ऑलरेडी बनाए हुए हैं, लेकिन आगे भी बनाते रहेंगे। आपने देखा होगा कि आसाम के अंदर सभी नदियों का जो लेवल है वो मॉनिटरिंग होता है मानसून सीजन में, उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अभी नदी का लेवल क्या चल रहा है, अभी आज की डेट में क्या है, 1 घंटे में क्या उसका लेवल बढ़ा है घटा है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम उनके पास रहती है वहां पे अवेलेबल। लेकिन उसके साथ साथ हमें और भी मतलब प्रिकॉशनरी मेजर्स जैसे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, लोगों को इमीडिएटली शॉर्ट नोटिस पे शिफ्ट करना, इन सब चीजों के लिए हमारा देश पूरी तैयारी कर रहा है, हमारे राज्य भी पूरी तैयारी कर रहे हैं इस चीज के लिए। उससे हमारी आम जनता को घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
बिल्कुल। और भारत जो है इन सब तमाम गतिविधियों को लेकर के बेहद सचेत है। और जैसा कि यहाँ पर सीताराम गोला जी, जो कि जाने माने मौसम विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बताया भी कि बहुत सारे अलार्मिंग प्रिकॉशंस होते हैं, बहुत सारे जो है ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसको अगर थॉरोली प्रोसेस किया जाए, उसको अगर फॉलो किया जाए तो इस तरह के डिजास्टर से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरह की गतिविधियां चीन की है लगातार पूरे हिमालयन रेंजेस में और खासतौर से बॉर्डर रीजन्स के अंदर, ये कहीं ना कहीं नेपाल के लिए भी और भारत के लिए भी खतरा हो सकता है। और नेपाल में इस समय जो देखने को मिल रहा है वो एक अलार्मिंग बेल जो है हिंदुस्तान के लिए भी हो सकती है। प्रकृति से आप अगर छेड़खानी करेंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो यहां पर जो तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं ये वही है कि आप जब प्रकृति को छेड़ते हैं तो प्रकृति अपना रौद्र रूप आपको दिखाती है। बहरहाल सीताराम गोला जी, जो कि जाने माने मौसम विशेषज्ञ हैं, इन तमाम मसलों को लेकर के अपनी विशेषज्ञ राय आपके सामने रख रहे थे। और उम्मीद है कि आप तमाम दर्शक जिनके मन में बहुत सारी उत्सुकता रही होगी इन तमाम मुद्दों को समझने के लिए, आपकी क्षुधा जो है कहीं ना कहीं इन्होंने शांत की होगी। सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कहीं जाए नहीं, लगातार बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।